नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। पौधों में नाइट्रेट अवशोषण को विनियमित करने का नया मार्ग खोजा गया। नीति आयोग ने प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद और प्रौद्योगिकी तथा उनके अनुप्रयोग पर एक रिपोर्ट जारी की। अमरावती हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण करेगा। शिमला समझौते को 50 वर्ष पूरे हुए। मणिपुर भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हुई। बारिश बनी बचाव कार्य में बाधा। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पौधों में नाइट्रेट अवशोषण को विनियमित करने का नया मार्ग खोजा गया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज के शोधकर्ताओं ने मोनोकोट चावल और डाइकोट तंबाकू दोनों पौधों में MIR444 यानी माइक्रो RNA के एक लक्षित जीन का अध्ययन किया है। इस जीन को MADS27 भी कहा जाता है। MIR444 स्विच विनियामक की भूमिका निभाता है। ये मैड्स बॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी प्रतिलिपि कारक जीन नामक कम से कम 5 जीनों को निष्क्रिय करने के लिए जाना जाता है। मैड्स बॉक्स उनके पसंदीदा विशेष DNA अनुक्रमों से जुड़ता है और पड़ोसी जीन को सक्रिय करता है। MADS27 जीन का त्रिआयामी प्रभाव है। ये नाइट्रेट अवशोषण प्रक्रिया में शामिल प्रोटीनों को सक्रिय करके इस प्रक्रिया को विनियमित करता है। ये ऑक्सिन हार्मोन के उत्पादन और आवागमन को नियंत्रित करके जड़ों का बेहतर विकास करता है। इसके अलावा ये मुख्य दबाव सहन करने वाले प्रोटीन को सक्रिय रखकर अजैविक तनाव सहनशीलता में मदद करता है। आपको बता दें कि नाइट्रेट असंतुलन का काफी प्रभाव पड़ता है। नाइट्रेट के बिना पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है और इस कमी के कारण पत्तियां हल्के हरे या पीले रंग की हो जाती हैं। इससे किसानों की फसल की उपज कम हो जाती है। इससे नाइट्रोजन की अधिकता से पौधों की पत्तियों में लौह तत्व की कमी हो जाती है। नाइट्रोजन पौधों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और अमोनियम के रूप में अवशोषित करते हैं। जीन अभिव्यक्ति को नियंत्रित करने में भूमिका निभाते हैं। इससे जड़ प्रणाली संरचना, फूल खिलने का समय, पत्ती विकास आदि नियंत्रित होते हैं। पूरे नाइट्रोजन चक्र की बात करें तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है, जो कि नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है। वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन को अपघटक द्वारा उनका अमोनीकरण किया जाता है और उसके बाद इसे अमोनिया में परिवर्तित किया जाता है और इसमें नाइट्रीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया नाइट्रोजन का नाइट्रीकरण करता है। फिर इसका विनाइट्रीकरण होता है। जानवरों में जो नाइट्रोजन होती है उसका अवशोषण कर लिया जाता है और सम्मिलन के द्वारा पौधों में नाइट्रोजन का अवशोषण होता है। इसके अलावा आकाशीय बिजली से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसमें विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया अमोनिया का नाइट्रीकरण करता है और इस तरह से नाइट्रोजन चक्र पूरा होता है। नीति आयोग ने प्लास्टिक के वैकल्पिक उत्पाद और प्रौद्योगिकी तथा उनके अनुप्रयोग पर एक रिपोर्ट जारी की है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है और इसका विकल्प होना ही चाहिए और इसी को संज्ञान में लेते हुए नीति आयोग ने एक विशेष समिति का गठन किया था। इसे प्लास्टिक के विकल्प के या प्लास्टिक को नष्ट होने योग्य बनाने वाली प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान के विकास का आकलन करने का कार्य सौंपा गया था। इस रिपोर्ट में जैव प्लास्टिक, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक, अपघटन योग्य प्लास्टिक और ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक की स्पष्ट परिभाषाएं दी गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत प्रतिवर्ष लगभग 34.7 लाख टन प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन करता है। इनमें से केवल 60% ही पुनर्चक्रण के लिए एकत्र किया जाता है और इसके अलावा जो बचा हुआ 40% प्लास्टिक है वो पर्यावरण में ऐसे ही रहता है, जो कि जल, मृदा और वायु का प्रदूषण फैलाता है और इसीलिए भूमि, वायु और जल निकायों पर प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती सांद्रता की वजह से इनका प्रबंधन बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि 5 मिलीमीटर तक के आकार के प्लास्टिक कण को माइक्रोप्लास्टिक कहते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र और अभावग्रस्त समूह अपशिष्ट के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैव प्लास्टिक को लागत प्रभावी विकल्प बनाने के लिए इसमें महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी निवेश और आर्थिक रूप से संगत बनाने की जरूरत है। प्लास्टिक को जैव निम्नीकरणीय पॉलीओलेफिन बनाने के लिए योजक यानी एडिटिव जोड़ने के लिए उभरती हुई तकनीकों का विकास किया जा रहा है। जैव निम्नीकरणीय पॉलीओलेफिन के उदाहरण हैं पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलीएथिलीन।
और आइए अब बात करते हैं रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी EPR के माध्यम से अपशिष्ट न्यूनीकरण को बेहतर बनाया जाना चाहिए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अपघटन योग्य और जैव निम्नीकरण प्लास्टिक की उचित लेबलिंग और संग्रह किया जाना चाहिए। जवाबदेही तय करने और ग्रीन वॉशिंग से बचने के लिए अपशिष्ट उत्पादन, संग्रह, पुनर्चक्रण या वैज्ञानिक रीति से निपटान को सार्वजनिक करने में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है किसी कंपनी के उत्पाद के बारे में झूठा प्रभाव फैलाना या फिर भ्रामक सूचना देना कि वो उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहिए। जैव प्लास्टिक में कई सामग्रियां ऐसी होती हैं जो या तो जैविक स्रोतों से प्राप्त की जाती हैं या वे जैव निम्नीकरणीय होती हैं या दोनों होती हैं। ये सामग्रियां नवीकरणीय बायोमास संसाधनों से बनाई जाती हैं। जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक अपघटन योग्य प्लास्टिक से अलग अन्य प्रकार की प्लास्टिक है। इसे जैव प्रक्रियाओं द्वारा पूरी तरह से निम्नीकृत किया जा सकता है। इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अपघटन योग्य प्लास्टिक, इस प्रकार का प्लास्टिक अपघटन के दौरान जैविक प्रक्रियाओं द्वारा निम्नीकरण के चरण से गुजरता है। अपघटन के दौरान ये प्लास्टिक निरंतर दर पर CO2, अकार्बनिक यौगिक और बायोमास के साथ अन्य ज्ञात अपघटन योग्य सामग्री उत्सर्जित करता है। इसमें पेट्रो आधारित प्लास्टिक शामिल नहीं है। ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक, ये पॉलीएथिलीन जैसे पारंपरिक प्लास्टिक हैं। इन्हें छोटे टुकड़ों में टूटने में मदद करने के लिए एक योजक शामिल किया जाता है। इनसे पर्यावरण में माइक्रोप्लास्टिक का प्रवेश हो सकता है। अगली खबर अमरावती हत्याकांड से जुड़ी है। अमरावती हत्याकांड की जांच राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने NIA को उदयपुर कांड की तरह ही अमरावती में भी एक और हत्या की जांच करने का निर्देश दिया है। NIA एक केंद्रीय जांच एजेंसी है। इसका गठन 26/11 के मुंबई हमलों के बाद किया गया था। इसे राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम 2008 के तहत गठित किया गया है। इसका गठन अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अपराधों की जांच और मुकदमा चलाने के लिए किया गया है। यदि केंद्र सरकार को ऐसा लगता है कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है तो वो इन आधारों पर NIA अधिनियम की धारा 6 के तहत NIA को मामले अपने संज्ञान में लेने का निर्देश देती है। ऐसा राज्य सरकार की रिपोर्ट पर या स्वतः संज्ञान लेते हुए किया जा सकता है। इन अपराधों की जांच महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, अन्य देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के कार्यान्वयन, समझौतों आदि को प्रभावित करते हैं। सितंबर 2020 में NIA को स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत भी अपराधों की जांच करने का अधिकार दिया गया था। NIA का अधिकार क्षेत्र संपूर्ण भारत के अलावा इन लोगों पर भी है, जैसे कि भारत के बाहर भारतीय नागरिक, सरकार की सेवा में कार्यरत व्यक्ति, भले ही वो कहीं भी पदस्थापित हो, भारत में पंजीकृत पोतों और विमानों पर मौजूद व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो भारत के बाहर भारतीय नागरिक के विरुद्ध या भारत के हितों को प्रभावित करने वाला अनुसूचित अपराध करता है। NIA कई कानूनों के अधीन अनुसूचित अपराधों की जांच करता है। सामुद्रिक नौ परिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफॉर्म्स की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कार्यों का दमन अधिनियम, सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी वितरण प्रणाली गैर कानूनी गतिविधियों का निषेध अधिनियम, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अभिसमय आतंकवाद का दमन अधिनियम, यान अपहरण रोधी अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, गैर कानूनी क्रियाकलाप रोकथाम अधिनियम, सिविल विमानन सुरक्षा विधि विरुद्ध कार्य दमन अधिनियम। इन सभी कानूनों के तहत NIA जांच कर सकता है। अगली खबर शिमला समझौते से जुड़ी है। शिमला समझौते को 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को हस्ताक्षरित शिमला समझौते के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसने भारत और पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसी संबंधों के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार की थी। इस पर वर्ष 1971 के युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। 50 वर्ष पूरे होने के बावजूद भी अभी तक ये भारत और पाकिस्तान के संबंधों में शांति बहाली के सीमित प्रयास ही कर पाया है। पूरी तरह से ये अभी तक सफल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि शिमला समझौते के तहत कई सिद्धांतों को मान्यता दी गई थी। इसके तहत 2 राष्ट्रों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों और उद्देश्यों को अपनाया गया। प्रत्यक्ष द्विपक्षीय तरीकों के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता दर्शाई गई। दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्कों पर विशेष ध्यान देने के साथ सहयोगात्मक संबंध निर्मित करने पर बल दिया गया। जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा का उल्लंघन नहीं करना भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे महत्वपूर्ण विश्वास निर्माण उपाय है और साथ ही स्थायी शांति की कुंजी भी है।
इसके अलावा 5वां सिद्धांत था एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभु समानता का सम्मान करना। एक ओर भारत ने शिमला समझौते के सिद्धांतों का ईमानदारी से पालन किया, तो दूसरी ओर पाकिस्तान अपने शुरुआती वादों पर खरा नहीं उतरा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर के मुद्दों को उठाता रहा है, साथ ही इसका समाधान खोजने के लिए तीसरे पक्ष को शामिल करने की मांग करता रहा है। पाकिस्तान नियंत्रण रेखा का बार बार उल्लंघन करता रहा है। शिमला समझौते के अलावा भी भारत ने लाहौर घोषणा 1999 में भी इस बात को दोहराया है कि कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय रूप से हल करने की जरूरत है। और अगली खबर आपदा से जुड़ी हुई है। मणिपुर भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 29 हुई और ऐसे में मणिपुर में लगातार बारिश की वजह से बचाव कार्य में भी बाधा आ रही है। भूस्खलन यानी कि ढलान से चट्टान, मलबे या मिट्टी का बड़े पैमाने पर नीचे खिसकना है। भारतीय भूभाग का लगभग 12.6% भाग भूस्खलन संभावित क्षेत्र है। इनमें विशेष रूप से भूस्खलन संभावित क्षेत्र हैं हिमालयी क्षेत्र। ये प्लेट विवर्तन की गति आदि के कारण उच्च भूकंपीय गतिविधि के कारण भूस्खलन से प्रभावित है। पश्चिमी घाट, यहाँ पर एक ही जगह ज्यादा वर्षा, पहाड़ियों पर अधिक दबाव आदि की वजह से काफी भूस्खलन होता है। भूस्खलन के और भी कई प्रमुख कारण हैं। भूवैज्ञानिक कारण है कमजोर या खंडित भूभाग या चट्टान। वहीं भू आकृति भी एक प्रमुख कारण है। ऐसी ढलानें जहां आग लगने या सूखे की वजह से वनस्पति नष्ट हो चुकी है, वे भूस्खलन के प्रति ज्यादा सुभेद्य हैं। इसके अलावा मानवीय गतिविधियां भी भूस्खलन के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि वनों की कटाई, खनन आदि। भूस्खलन को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे कि भूस्खलन पूर्व चेतावनी प्रणाली LEWS, लैंडस्लिप परियोजना के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली के उपयोग से चेतावनी दी जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्र तैयार किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भूस्खलन जोखिम क्षेत्र के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। इसके अलावा भूस्खलन को नियंत्रित करने के कई उपाय भी हैं, जैसे कि सामुदायिक भूमि में वनावरण में वृद्धि आवश्यक है, आकस्मिक बाढ़ के प्रभाव को कम करने और भूजल स्तर के पुनर्भरण के लिए जल ग्रहण क्षेत्रों में अतिरिक्त जल संचित करना चाहिए। जानवरों द्वारा वनस्पति के चरने को सीमित किया जाना चाहिए। इसके अलावा शहरीकरण से जुड़ी गतिविधियों को कम करने की जरूरत है। हालांकि भूस्खलन का काफी प्रभाव भी पड़ता है। इससे लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित होती है, साथ ही राजमार्ग और रेलवे लाइनों पर यातायात बाधित हो जाता है। मानव जीवन और अवसंरचना का नुकसान होता है। जनता के पुनर्वास के लिए, अवसंरचना के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय बोझ का कारण बनता है। इसके अलावा बाढ़ के खतरे को भूस्खलन और बढ़ा देता है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन नियम 2022। गृह मंत्रालय ने FCRA नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत भारतीयों को बिना किसी प्रतिबंध के विदेशों में रहने वाले उनके रिश्तेदारों से वार्षिक रूप से 10 लाख रुपए तक प्राप्त करने की अनुमति होगी। पहले ये सीमा 1 लाख रुपए थी। यदि अंशदान की गई राशि नई सीमा से ज्यादा हो जाती है तो प्राप्तकर्ता 90 दिन के भीतर इसकी सूचना सरकार को दे सकता है। पहले 30 दिन में ही सूचना देने का प्रावधान था। FCRA अधिनियम का उद्देश्य राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी अंशदान या विदेशी आतिथ्य की स्वीकृति और उपयोग को प्रतिबंधित करना है। राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना NAPS। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने घोषणा की है कि NAPS यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम NAPS प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का हिस्सा होगी। अब सरकार राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अपना योगदान सीधे स्थानांतरित कर देगी, जो कि वजीफे का 25% यानी कि प्रतिमाह 1500 रुपए तक देय होगा। NAPS को वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है, साथ ही प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियोक्ताओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए प्रेरित करना है, साथ ही गहन कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमताओं को अधिकतम करते हुए उपयुक्त नौकरियां खोजने में सहायता करना है। NAPS को प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के स्थान पर संचालित किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर एथलीट। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ ने नई लैंगिक समावेशन नीति को स्वीकृति प्रदान की है। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर एथलीट्स को उच्च स्तरीय महिला जल क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करने से रोकना है। नई नीति के तहत पुरुष से महिला में रूपांतरित ट्रांसजेंडर एथलीट FINA प्रतियोगिताओं में महिलाओं की श्रेणियों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तभी पात्र होंगे
यदि उन्होंने 12 वर्ष की आयु से पहले रूपांतरण करवाया हो, यानी कि वो पुरुष से महिला बनी हो, या फिर वो अपने युवावस्था के टैनर स्केल के चरण 2 तक पहुंचने से पहले उन्होंने ऐसा करवाया हो। आपको बता दें कि टैनर स्केल को टैनर चरणों या लैंगिक परिपक्वता रेटिंग के रूप में भी जाना जाता है। ये यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तनों की शुरुआत और प्रगति का वर्णन करने वाला एक पैमाना है। इसे सबसे पहले जेम्स टैनर ने प्रस्तुत किया था। ट्रांसजेंडर एथलीट के मामले में नैतिक दुविधा ये है कि यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक निष्पक्षता सुनिश्चित करना या फिर समावेशिता को बढ़ावा देने की समस्या है। शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य। शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का भाग है। इसका नाम स्थानिक प्रजातियों घुटा त्रावण कोरिका के नाम पर रखा गया है। इसे स्थानीय रूप से चेन कुरुंजी कहा जाता है। ये दक्षिणी केरल में है। इसका गठन वर्ष 1984 में किया गया था। ये 100 मीटर से 1550 मीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अलवर कुरीची है। शेंदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य की प्रमुख नदियां हैं शेंदुर्नी, कुडुतुरुटी और कुलतुपुड़ा। ये नदियां आपस में मिलकर कल्लड़ा नदी का निर्माण करती हैं। यहाँ की वनस्पति है ग्लूटा ट्रेवन कोरिका, टर्मिनालिया पैनिकुलाटा, टी बैलेरिका, कलेनिया एक्सिलराटा आदि। यहाँ के जीव जंतु हैं हाथी, गौर, सांभर, जंगली भालू, मालाबार विशाल गिलहरी, नीलगिरी लंगूर, शेर पूछ मैकॉक आदि। चकमा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अरुणाचल प्रदेश में चकमाओं के उत्पीड़न पर रिपोर्ट मांगी है। चकमा समुदाय के अधिकांश लोग थेरवादी बौद्ध हैं। इनके प्रमुख समूह हैं अनोकिया, तंदुगिया और मंगला। ये मुख्य रूप से बांग्लादेश के चटगांव हिल्स के क्षेत्रों, म्यांमार के चिन और अराकान प्रांतों तथा उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल में रहते हैं। इनका प्रमुख त्योहार है बीजू त्योहार। आपको बता दें कि चकमा जो भाषा बोलते हैं वो हिंद आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है। अगली खबर है ऑपरेशन नार्कोज। रेलवे सुरक्षा बल ने 1 महीने में 7 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक मूल्य के नशीले पदार्थों के उत्पादों को जब्त किया है। ये कार्रवाई रेलवे के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नार्कोज कोड नाम के तहत की गई है। आरपीएफ को वर्ष 2019 में स्वापक औषधि और मनः प्रभावी अधिनियम 1985 के तहत तलाशी, जब्ती और गिरफ्तार करने का अधिकार दिया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर। ओडिशा के कोणार्क में सूर्य मंदिर के दर्शन करने वाले लोग शीघ्र ही जगमोहन के उत्तरी हिस्से में नए नक्काशीदार पत्थरों को देख सकेंगे। ये मंदिर ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में कराया गया था। इसका निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। कोणार्क सूर्य मंदिर को स्थापत्य की ओडिशा शैली या कलिंग शैली में बनवाया गया था। इसे वर्ष 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। माहुली मंदिर समूह। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण एनएमए संस्कृति मंत्रालय को माहुली समूहों के मंदिरों के व्यापक विकास पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। माहुली मंदिर समूह को दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर समूह में 5 मंदिर शामिल हैं। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में किया गया था। ये मंदिर समूह महाराष्ट्र के सतारा में कृष्णा और वेन्ना नदियों के संगम पर स्थित हैं। ये मंदिर स्थापत्य कला की हेमाडपंथी शैली में बनवाए गए हैं। इनके निर्माणकर्ता हैं हेमाद्री पंडित, जो देवगिरी के सेउना यादवों के दरबार में हेमा पंडित यानी प्रधानमंत्री के पद पर थे। इस मंदिर समूह की विशेषताओं की बात करें तो इन मंदिर समूह का परिसर सप्तभुजीय है। इसमें सूखे पत्थरों की चिनाई से निर्मित गर्भगृह और मंडप हैं। साथ ही एकल पत्थर पर उकेरी गई एक लंबी संरचना दीपमाल है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय स्वच्छता दिवस मनाने के लिए स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया है। ये विश्व में अपनी तरह का पहला और सबसे लंबे समय तक चलने वाला तटीय सफाई अभियान होगा। इसमें सबसे अधिक संख्या में लोग भाग लेंगे। इसका उद्देश्य भारतीय तटों से लगभग 1500 टन अपशिष्ट हटाना है। इससे न केवल पर्यटकों या स्थानीय लोगों बल्कि जलीय जीवन और समुद्री जीवों को भी राहत मिलेगी, जो तटों पर फैले अपशिष्ट के कारण संकट में हैं। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तटीय सफाई दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाने के लिए प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीताराम राजू का जन्म पश्चिम गोदावरी जिले के मोगल्लू गांव में हुआ था। स्थानीय लोग उन्हें मन्यम विरुडू यानी जंगलों का नायक कहते हैं।
उन्होंने पूर्वी घाट क्षेत्र में आदिवासी समुदायों के हितों की रक्षा के लिए अंग्रेजों से संघर्ष किया था। अल्लूरी सीताराम राजू ने वर्ष 1922 में शुरू हुए रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने मद्रास वन अधिनियम 1882 का विरोध किया था। इसके तहत जनजातियों को पोडू यानी स्थानांतरण कृषि करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था और लघु वनोपज एकत्र करने के उनके अधिकार को भी छीन लिया गया था। इनके व्यक्तिगत मूल्यों की बात करें तो ये देशभक्ति की भावना से प्रेरित थे। इनमें गहन करुणा, साहस और मजबूत नेतृत्व कौशल था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सिंगापुर, ये दक्षिण पूर्वी एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित द्वीपीय राष्ट्र है। ये हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच स्थित है। इसका विस्तार पृथ्वी के उत्तर और पूर्वी दोनों गोलार्धों में है। इसकी सीमाएं दक्षिण चीन सागर, मलक्का जलडमरू मध्य और रियाऊ द्वीप समूह से लगती हैं। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है सिंगापुर सिटी। इसके पड़ोसी देश हैं उत्तर में मलेशिया और दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में इंडोनेशिया। सिंगापुर की आधिकारिक भाषाएं हैं मलय, मंडारिन, तमिल और अंग्रेजी। सिंगापुर की जलवायु वर्ष भर उष्ण और आर्द्र रहती है। यहाँ का निम्नतम बिंदु है सिंगापुर जलडमरू मध्य और उच्चतम बिंदु है बुकित तिमाहा। यहाँ का भूभाग तराई वाला है। ज्यादातर लहरदार केंद्रीय पठार हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।